हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल मैगज़ोन पर। और हर बार की तरह आज भी हम लोग आपके लिए लाए हैं फिज़िक्स के 15 बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स, और जो कि आपके आरआरबी जेईई 2019 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ये सारे प्रॉब्लम्स जितने भी आज हम लोग यहाँ पर करेंगे, ये फिज़िक्स सब्जेक्ट में बहुत ही अच्छे प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सिंपल प्रॉब्लम्स होने वाले हैं। और ये सारे प्रॉब्लम्स आपको हो सकता है इनमें से कुछ प्रॉब्लम्स एग्जैक्टली देखने को मिल जाए पूरे आरआरबी जेईई 2015 के लिए। तो दोस्तों, इस लेसन को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि मुझे अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर ज़रूर से फॉलो कर लीजिए। वहां पर मैं एक वेरीफाइड स्टार एजुकेटर हूं। मेरे कोर्सेज आरआरबी जेईई, एसएससी जेईई, गेट, इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए अपलोड है। और आपको इसके लिए सिर्फ और सिर्फ लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना है, और लर्निंग ऐप को डाउनलोड करने के बाद आप वहां पर मुझे शगुन वार्षे के नाम से सर्च करेंगे तो मेरे सारे कोर्सेज को आप वहां से फॉलो कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी ज़रूर से प्रेस कर लीजिए, ताकि अगर कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आती है तो वो सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंच सके। तो आइए देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, टाइम पीरियड ऑफ अ पेंडुलम डिपेंड्स अपॉन। अब आपको पता है जो फॉर्मूला होता है T इज इक्वल्स टू 2π√L/g। तो टाइम पीरियड आपका डिपेंड होता है, मास पर डिपेंडेंट नहीं होता, टाइम पर डिपेंडेंट नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ लेंथ पर डिपेंडेंट होता है। और कौन सी लेंथ कहते हैं? इसे हम कहते हैं इफेक्टिव लेंथ ऑफ द पेंडुलम। इफेक्टिव लेंथ ऑफ द पेंडुलम। सही ऑप्शन है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लेंथ। लेंथ की इसमें से सबसे छोटी यूनिट कौन सी है? तो देखिए, माइक्रोमीटर होता है 10⁻⁻6 मीटर, नैनो होता है 10⁻⁹ मीटर, एंगस्ट्रॉम होता है 10⁻⁻10 मीटर, और फर्मी होता है 10⁻⁻15 मीटर। तो यहाँ से सबसे छोटी यूनिट है आपकी फर्मी मीटर। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, A man is standing on a boat in still water. If he walks towards the shore, the boat will. अब ये तो सही बात है, जब वो शोर की तरफ मूव करेगा तो वो बोट पर, वो तो आगे की ओर जाएगा, लेकिन बोट कहाँ जाएगी? पीछे की ओर जाएगी। यहाँ पर क्या कॉन्सेप्ट लग रहा है? यहाँ पर आपका लग रहा है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। और एक रीजन यहाँ पर ये भी है जो है हमारा न्यूटन्स थर्ड लॉ। तो न्यूटन्स थर्ड लॉ कहता है एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो जब आप बोट से बाहर कूदोगे तो बोट पीछे चली जाएगी, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, आप आगे जा रहे हो तो बोट पर एक पीछे की ओर फोर्स लग जाएगा। ठीक है। और यहाँ पर हम लोग एक ऐसा क्वेश्चन करेंगे अपने फिजिक्स में जहाँ एक आदमी स्केटबोर्ड पे चल रहा है और स्केटबोर्ड से अचानक वो कूद जाता है। इस टाइप से भी क्वेश्चन हम लोग करने हैं। तो मेन रीजन यहाँ पर क्या है? न्यूटन का तीसरा सिद्धांत। तो यहाँ पर हो जाएगा मूव अवे फ्रॉम द शोर। और ये पूरा चैप्टर फोर्स के ऊपर, मैकेनिक्स के ऊपर हम लोग कवर कर चुके हैं, और पूरा चैप्टर ही हमारे चैनल पे अपलोडेड भी हो चुका है। ऑलराइट, तो यहाँ से सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, 1 माइक्रोन रिप्रेजेंट्स द लेंथ। अब आपको पता है 1 माइक्रोन कितना होता है? 10⁻⁻6 मीटर। तो 1 माइक्रोन को माइक्रोमीटर भी कहते हैं, माइक्रोमीटर। तो बैक्टीरिया की लेंथ जो होती है वो हम लोग माइक्रोन में बताते हैं, दैट इज 10⁻⁻6 मीटर। नेक्स्ट स्लाइड देखिए, A body traveling with a speed of more than the velocity of sound in air is said to travel with। तो अगर ऐसा होता है, साउंड की वेलोसिटी ज़्यादा होती है, उसे कहते हैं हम सुपरसोनिक स्पीड। अब मैं जब अपना साउंड चैप्टर पढ़ा रहा था, मैंने वहाँ पे आप लोगों को बताया था एक होता है रेंज ऑफ ऑडिबिलिटी। रेंज ऑफ ऑडिबिलिटी, ठीक है। रेंज ऑफ ऑडिबिलिटी जो होती है ह्यूमंस के लिए वो होती है 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज। ठीक है। तो ह्यूमन 20 हर्ट्ज के नीचे नहीं सुन सकता और 20,000 के ऊपर नहीं सुन सकता। 20 हर्ट्ज से नीचे की जो फ्रीक्वेंसी होगी तो ये होती है हमारी इंफ्रासोनिक, ये हमारी होती है इंफ्रासोनिक। और 20,000 से ऊपर जो होती है वो होती है हमारी अल्ट्रासोनिक। ठीक है, ये होती है हमारी अल्ट्रासोनिक फ्रीक्वेंसी। तो कुछ एनिमल्स होते हैं, लाइक बैट्स होती हैं, डॉल्फिन्स होती हैं, जो अल्ट्रासोनिक फ्रीक्वेंसीज प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन इंसान का जो कान है वो सिर्फ और सिर्फ 20 से लेके 20,000 तक की ही फ्रीक्वेंसीज को सुन सकता है। और आप लोग मेरा साउंड वाला चैप्टर वहाँ से पूरा देख लीजिए, वहाँ पर मैंने साउंड पूरी तरीके से कंप्लीट कर दिया है। उसका पूरी थ्योरी हम लोगों ने वहाँ पर कंप्लीट करी है अपने यूट्यूब चैनल मैगज़ोन पर। तो यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा सुपरसोनिक स्पीड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला है। अ पैसेंजर इन अ मूविंग ट्रेन टॉसेज अ कॉइन। इफ द कॉइन फॉल्स बिहाइंड हिम द ट्रेन मस्ट बी मूविंग विथ। तो ट्रेन मस्ट बी मूविंग विथ क्या होगा? वो एक्सेलरेट कर रही होगी। तो ट्रेन अगर एक्सेलरेट कर रही होती है तो कॉइन जो है पीछे गिर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सही ऑप्शन है एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन को डिफाइन करें तो एक्सेलरेशन क्या होता है? ये होता है हमारा चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन।
तो वेलोसिटी में चेंज हुआ और ये कितने टाइम में हुआ, इसी को कहते हैं एक्सेलरेशन। यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी की वैल्यू कितनी होती है अर्थ सरफेस पे 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और अगर अर्थ को देखें तो नॉर्थ पोल, साउथ पोल, इक्वेटर, तो जी की वैल्यू होती है मैक्सिमम एट द पोल्स एंड मिनिमम एट द इक्वेटर और 0 एट द सेंटर ऑफ अर्थ। तो यहां पर सही ऑप्शन हो जाएगा, ये एक एक्सेलरेशन एक त्वरण से चल रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, China wares are wrapped in a straw of paper before packing. This is the application of concept of. ये क्या होता है, application of concept of impulse, ठीक है। यहाँ पर होता है आपका impulse, क्योंकि उस पर क्या होता है, साधारण जो वस्तु होती हैं उन पर फोर्स लगता है थोड़े टाइम के लिए। इम्पल्स क्या होता है, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय टाइम, और ये टाइम बहुत थोड़ा सा टाइम होता है, तो वो टूट ना जाए इसलिए उसको हम लोग चाइना वेयर्स को स्ट्रॉ ऑफ पेपर में हम लोग रैप कर देते हैं, ठीक है। तो अगर देखें इम्पल्स मोमेंटम इम्पल्स ऑफ फोर्स, इसे कहते हैं हम लोग इम्पल्स ऑफ फोर्स, तो इसका यूनिट क्या हो जाएगी, फोर्स की होती है न्यूटन और टाइम की होती है सेकंड, तो न्यूटन सेकंड हो गया हमारा इम्पल्स की यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां से हम लोग देखते हैं, When a body is stationary, अगर कोई बॉडी स्टेशनरी है तो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट बैलेंसेस ईच अदर, तो उस पर लग रहे सारे फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस कर देते हैं। देखिए अगर स्टेबल कंडीशन देखनी है, इक्विलिब्रियम की कंडीशन देखनी है, तो समेशन ऑफ सारे फोर्सेस क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए, और समेशन ऑफ सारी मूवमेंट्स भी क्या होनी चाहिए, 0। अगर ऐसा है तो हमारी बॉडी कंप्लीट इक्विलिब्रियम में होगी, अगर ऐसा है तो हमारी बॉडी कंप्लीट इक्विलिब्रियम में होगी, ठीक है। तो यहां से सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहां पर, तो ये है व्हाट हैपेंस व्हेन अ हेवी ऑब्जेक्ट एंड अ लाइट ऑब्जेक्ट आर अलाउड टू फॉल फ्रॉम द सर्टेन हाइट इन द एब्सेंस ऑफ एयर। अगर एयर की एब्सेंस में एक भारी वस्तु और एक हल्की वस्तु को एक साथ गिराया जाएगा एक ही ऊंचाई से, तो क्या होगा, दोनों ही क्या करेंगी, ग्राउंड को, भारी और हल्की वस्तु दोनों एक साथ जमीन पर पहुंचती है। ऐसा क्यों, क्योंकि वहां पर वैक्यूम होगा, तो आपकी हल्की वस्तु या भारी वस्तु पर कोई भी रेजिस्टेंस नहीं लगेगा, कोई भी एक कुछ और रोकने के लिए कोई भी एक वो नहीं होगा, एयर के पार्टिकल्स नहीं होंगे, तो यहाँ पर दोनों साइमल्टेनियसली साथ में ही पहुंचेंगे। तो ऑप्शन हो गया सी, दैट इज दोनों साथ में पहुंचेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ये हमारे इसका पूरा लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट ऑर्बिटिंग द अर्थ डज नॉट फॉल बिकॉज, क्यों, क्योंकि आपका जो इट प्रोड्यूसेस द नेसेसरी एक्सेलरेशन ऑफ इट्स मोशन इन अ कर्व्ड पाथ, तो यहाँ पर एक उसे नेसेसरी एक्सेलरेशन मिलता है और उस एक्सेलरेशन के कारण वो उसी पाथ में बनी रहती है, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया सही ऑप्शन, ऑप्शन डी। तो इसी के साथ हमारा ये वाला लेसन फिनिश होता है। आई होप कि जितनी प्रॉब्लम्स यहाँ पर आपको कराई गई हैं वो मोर देन इनफ होने वाली हैं आपके आरआरबीजे एग्जाम के लिए, और आप लोग डेफिनेटली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, मुझे अनअकैडमी पर भी फॉलो जरूर कर लीजिए। थैंक यू सो मच।